नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, संधि वाला चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर अब आपको कोई दिक्कत परेशानी लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पर लगातार संधि की क्लासेस चल रही हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का ये चौथा वीडियो होने वाला है जहां पर हम व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानने वाले हैं। आज मैं दो नियम पर बात करूंगा जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर ये आज की चौथी क्लास है। इससे पहले पहली और दूसरी क्लास में हमने पूरी तरीके से स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है और तीसरी क्लास में व्यंजन संधि के भी दो रूल आपको लिखा दिए थे, दो रूल आपको पूरी तरीके से समझा दिए थे। तो भाई, ये अगर तीन वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, फटाफट से जाकर आप लोग देख लीजिए। चलिए फिर देर ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे इस नंबर पर मिल जाएगी 9580482638। इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। दोस्तों, मात्र 49 रुपये के चार्ज में आपको पूरे दोस्तों पीडीएफ की लिंक मिल रही है, हिंदी के चैप्टर नोट्स मिल रहे हैं, रीजनिंग जीके के ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए 49 रुपये मात्र है, इसलिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। चलिए फिर यहाँ पर बात करते हैं सीधा नियम के बारे में। नियम नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि व्यंजन संधि के कुछ अति महत्वपूर्ण नियम। भाई, कल के जो दो नियम थे वो तो पूरा समझ में आ गया था ना, जो कल दो रूल्स आपको समझाए थे। आज वाले रूल भी ऐसे हैं, देखने में आपको ये कठिन लगेंगे, लेकिन विश्वास मानिए, अगर एक बार आपने मेरी तरीके से सुन लिया, समझ लिया, तो रटना आप भूल जाएंगे। कहेंगे बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए फिर समझाता हूँ बात क्या है। नियम नंबर तीसरा है कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। भाई, ये रूल तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, तो सिंपलेस्ट आपके है किसमें के व्यंजन संधियों में सबसे सिंपल रूल इसी का है कि एक भाई अगर माँ का मेल किसी के साथ हो रहा हो स्पर्श व्यंजन के साथ। स्पर्श व्यंजन कल समझाया था 25 वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। 5 का वर्ग के, 5 चा वर्ग के, 5 टा वर्ग के, 5 ता वर्ग के, 5 पा वर्ग के, तो ऐसे 25 वर्ण होते हैं। तो अगर उनका मेल माँ के साथ होगा तो कुछ नहीं, माँ आपके किस में बदल जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार मतलब तो ये जो बिंदी लगती है इसमें बदल जाएगा, या पंचम वर्ण में कह रहे हैं तो पंचम वर्ण में। ठीक है, तो ये बात है, लेकिन आपको अनुस्वार में ही अधिकतर बदलता है, तो अनुस्वार समझ के चलना है। चलिए फिर सीधा उदाहरण पर आते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि जो मैंने आपको रूल पढ़ा है वो कितना कारगर है। तो सबसे पहले देखेंगे अहम धनकार। तो भाई रूल क्या कह रहा था कि माँ का मेल हो, तो भाई देखिए इस तरफ तो माँ है, ठीक है। पहला दोस्तों जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है, आपकी माँ है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं कार, तो आगे का आ रहा है। भाई का क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि का वर्ग स्पर्श व्यंजन में आता है, ठीक है। तो उसी का पहला वर्ण है ये का, तो इसका मेल होगा तो हम क्या होंगे, हमने कहा था कि माँ आपके अनुस्वार में बदल जाएगा, माँ आपके अनुस्वार में बदल जाएगा। लेकिन दो बात कही थी, माँ या तो अनुस्वार में बदलेगा या तो आपके इसी वर्ग के, मतलब जो सामने वाला शब्द है जैसे का है तो ये क वर्ग के पंचम वर्ण यानी कि अंगा जो होता है इसमें बदल जाएगा, ठीक है, अंगा बदल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से। भाई इस तरीके से, जैसे अह और यहाँ पर देखिए कैसे मेल करते हैं, आ और हा तो हम लिखेंगे, ये जो माँ है इसके स्थान पर हम लोग पहले अनुस्वार का प्रयोग करते हैं जो आपकी एक बिंदी होती है, ठीक है, बिंदी का प्रयोग कर दिया और पीछे जो कार है इसको नोट कर दिया अहंकार, तो अहंकार बन गया, यही तो है। इसी तरीके से ये संधि बनी हुई है। अगर आप इसे अहंकार को लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये अहंकार आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जहाँ पर ये इसका पंचम वर्ण दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही लिखा जाता है। तो भाई यही जान लीजिए कि माँ के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आए तो हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, सम धन गम बराबर क्या होगा, तो संगम होगा। भाई सा के बाद माँ है और माँ का मेल गा के साथ हो रहा है, तो भाई जब आपके, मैंने कहा था कि माँ का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से हो तो ग स्पर्श व्यंजन है ना, बिल्कुल है। तो ये माँ आपके अनुस्वार में बदल जाएगा, किसमें, आपके अनुस्वार में आपकी माँ बदल गया, ठीक है। जब अनुस्वार में ये बदल गया तो सा तो ऐसे ही रहेगा, सा माँ के स्थान पर हमने बिंदी लगा दी और गम पीछे लिख दिया तो संगम बन गया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि संगम में कौन सी संधि है तो तुरंत आप बताएंगे भाई संगम की बात करते हैं। तो यहाँ तो व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो भाई आपके समधन गम होता है। भाई ये अमोघ उदाहरण है जो पेपर में आ चुके हैं, अहंकार, संगम, किंचित, पंचम, ये सारे बार बार पेपर में रिपीट हुए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के SAI की बात कर लें, लेखपाल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर लीजिए, SSC GD की बात कर लीजिए, जहां पर भी हिंदी के प्रश्न आते हैं ये आपके लिए सीरीज अति महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं किम धन चित बराबर क्या होता है, तो किम धन चित बराबर किंचित होता है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर माँ का मेल चा के साथ हुआ तो भाई चा भी एक स्पर्श व्यंजन है,
तो ये की तो वैसे रह गया, माँ के स्थान पर एक अनुस्वार आ गया और ये चित वैसे लिख दिया तो किंचित बन गया, किंचित बन गया। हालांकि इसकी अगर चा कि हम पंचम वर्ग की बात करते हैं जो च छ जा इयां होती है, अगर ये हम भी यहाँ पर लिख दें तब भी ये गलत नहीं होगा। किंचित के स्थान पर अगर हम इस तरीके से लिख दें, किंचित के स्थान पर अगर हम आपके इस तरीके से किंचित लिख दें तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि उसमें कहा गया था या तो अनुस्वार आता है, चाहे आप अनुस्वार लिख दीजिए, चाहे उस अनुस्वार के स्थान पर आप पंचम वर्ण लिख दीजिए, तो यहाँ पर आधा ई या लिख दीजिए वो भी हो जाएगा। लेकिन अधिकतर यहाँ पर तो हिंदी में इसी का आपके काम चलता है, तो ये आप लोग जानते हुए रहिए कि माँ के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आएगा तो या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या तो पंचम वर्ग में, और ज़्यादातर आपके अनुस्वार में ही आता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि पम धन चम बराबर क्या होता है, तो पंचम होता है। भाई प वैसे रह गया, माँ के स्थान पर अनुस्वार आ गया और पीछे वाला चम तो पंचम बन गया, करेक्ट है, काफ़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इस पंचम को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये चा का पांचों वर्ण जोड़कर, तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये रही आपके व्यंजन संधि का आपके रूल नंबर 3। तो कल 2 रूल पढ़ा था कि अगर क च ट त प के बाद कल कल का रूल क्या था, एक बार रिवीजन कर लीजिए कि कल का रूल पहला रूल था कि क च ट त और प इनका मेल अगर किसके साथ हो रहा हो, इनका मेल दोस्तों अगर आपके किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ हो रहा हो, तीसरे या चतुर्थ वर्ण के साथ हो रहा हो, किसी भी वर्ग के तीसरे या चतुर्थ वर्ण के साथ, या तो या रा लाबा इनके साथ इनका मेल हो रहा हो, या तो इनका मेल किसी स्वर के साथ हो रहा हो। अगर इनका मेल इन सबसे होता है, या तो इसके साथ इसका मेल हो, या तो इसके साथ हो, या तो इसके साथ हो, तो इसका एक ही परिणाम निकलता है इन तीनों का कि ये जो आपके क च ट त प होता है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी कि का मेल मान लीजिए अगर या से हुआ, का मेल अगर मान लीजिए या से हुआ तो ये का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि ग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे चा का अगर मेल होगा मान लीजिए वा के साथ, तो भाई चा अपने ही वर्ग के तीसरे यानी कि ज में परिवर्तित हो जाएगा। ये कल का पहला रूल था। ठीक है, के व्यंजन संधि का दूसरा रूल क्या था, सेकंड रूल देख लीजिए। सेकंड रूल था कि यदि क च, यहाँ पर देखिएगा, यदि आपके क च ट त और प इनका मेल किसके साथ हो रहा हो, अगर इनका मेल आपके ना अथवा माँ के साथ हो रहा हो तो एक रूल इसमें रूल है, ये है कि ये जो क च ट त प हैं ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए का मेल अगर आपके माँ के साथ हो गया तो ये का अपने वही वर्ग के पांचवें वर्ण यानी कि अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये रूल होता है। अगर टा का मेल मान लीजिए ना के साथ हुआ तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण यानी कि अणा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दूसरा रूल था। और आज का तीसरा रूल है कि यदि माँ के बाद कोई स्वर वर्ण, आपके माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, कोई स्पर्श व्यंजन आए तो क्या होगा दोस्तों, तो सीधा रूल यही है कि आपकी ये जो माँ है ये आपके अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगी, या तो अनुस्वार में या आपके आने वाले शब्द के पंचम वर्ण में, आने वाले शब्द के पंचम वर्ण में। तो ये रूल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हुए चलेंगे। चलिए फिर बिल्कुल देर नहीं करेंगे, ये रूल समझ में आ गया कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, नियम भी समझ में आ गया। अब चलते हैं नियम नंबर 4 की तरफ। भाई अगर ऐसे ही पढ़ोगे एक एक बात को समझकर तो कभी भी संधि में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैंने देखा है आप लोगों का अधिकतर ये रहता है कि भाई आपके स्पर्श नहीं, मतलब जो स्वर आपकी संधि होती है उसको समझ लेते हैं, लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं, केवल एक बात का रट लगाते हैं, भाई ये कठिन है कठिन है कठिन है। जब आप कभी पढ़े ही नहीं उन चीज़ों को तो आपको कैसे पता चला गया कि ये कठिन है फिर सरल है। हाँ, नियम थोड़े व्यग्र हैं, नियम काफ़ी ज़्यादा घुमाऊ हैं, लेकिन अगर समझ लेंगे तो फिर कोई कठिनाई है ही नहीं। 4 5 6 नियम है, आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अब समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। भाई आप लोग थोड़ा बहुत शेयर वगैरह भी कर लिया करिए, थोड़ा बहुत आपके शेयर वगैरह भी कर लीजिए। भाई इमरान भाई साहब कल जुड़े हुए थे, उनका हार्दिक स्वागत है, और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं तो उनका भाई हार्दिक रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और भी लोग जुड़िए, शेयर वगैरह कीजिए, भाई लाइक वगैरह वीडियो कर लीजिए, ये तो आपका नियम होना चाहिए ना वीडियो के साथ। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि मात्र 49 रुपये में मैंने आपके लिए एक स्पेशल पेड ग्रुप बनाया है, जिसमें आपको हमारे द्वारा ये जो पढ़ाया जा रहा है इसकी PDF फाइल आप ले लीजिए, वहाँ से आप लोग रिवीजन वगैरह कर लीजिए। हिंदी के चैप्टर आपके वाइज हैंड रिटन नोट्स आपको हम बनवा रहे हैं, उसी ग्रुप में आपको उतने में रुपये में ही मिल जाएगा। इसके अलावा जीके जीएस के प्रतिदिन ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको वहां पर मैं दे रहा हूं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपके लिए जीके जीएस के या फिर आपके सब्जेक्टिव वाइज आपके लिए क्वेश्चंस मैं बनवा रहा हूँ ऑनलाइनर की फॉर्म में, उसको वहां पर प्रोवाइड कर रहा हूँ।
ये यहीं तक नहीं, हर दिन का जो करंट अफेयर होता है, ठीक है, डेली का करंट अफेयर, वो भी वहाँ पर आपको मिल जाता है मैसेज के फॉर्म में, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजी जीके के महत्वपूर्ण पॉइंट है उसकी भी पीडीएफ फाइल आपको उसी में मिलेगी। तो मात्र 49 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आपको लगातार मिल रही हैं, रीजनिंग की स्पेशल क्लासें मिल रही हैं। तो इन चीज़ों को आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9580482638, ठीक है, उस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि सर मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ। तो सारी प्रक्रिया हमारे द्वारा आपको समझा दी जाएगी। चलिए फिर उस पर बात ना करते हुए सीधा नियम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। भाई ये नियम भी आपके लिए कठिन नहीं है, ये भी काफी ज्यादा आसान है, बस समझने की बात है। तो चलिए समझाता हूँ, देर नहीं करूंगा। यदि त द के बाद ला आए, समझ रहे नहीं कि यदि त और जो द है इसका मेल किसके साथ हो रहा हो, अगर इसका मेल आपके ला के साथ हो रहा हो तो सिंपल सा रूल यही है कि ये जो त और द है ये भी ला में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। भाई नियम नंबर 4 में ए और बी दो रूल हैं, ए और बी दो रूल हैं। तो ए वाला रूल ये कहता है कि यदि त और द के बाद ला आए तो वो आपके त द आपके ला में बदल जाते हैं। और दूसरा रूल क्या है कि यदि ना के बाद ला आए, भाई इस तरफ तो ला आ रहा है लेकिन पहले में था कि यदि त द के बाद आए, यदि त और द के बाद आएगा तो ये जो आपके त द है ये भी आपके ला में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से बनेगा आधा ला फिर पूरा ला। अब कह रहा है कि यदि ना के बाद ला आए, यदि आपके ना के बाद आपके ला आ रहा हो तो जो ना है का अनुनासिक के साथ ला होगा। अनुनासिक मतलब दोस्तों एक अनुस्वार बताया इस तरीके से, अनुनासिक मतलब होता है ये जो चंद्र बूंदी लगती है, तो इसके बाद आधला बनेगा, इसके बाद आधला बनेगा, ये ना के नियम है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। यदि त द के बाद ला आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा त द ला में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर ना के बाद ला आएगा तो ये ना तो ला में परिवर्तित होगा लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले अनुनासिक भी ये लगेगा, ठीक है। चलिए फिर उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे ये पेपर में कई बार आता है स्टार मार्क ला लेना कि उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए। तो उल्लास का संधि विच्छेद है उत धन लास, क्या है दोस्तों थोड़ा समझिएगा। उत धन लास मतलब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था कि ता अथवा दा है, तो ता तो आ रहा है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ तो ता आ रहा है बिल्कुल सही है ता, ठीक है। इसका में ला के साथ हो रहा है, ये भी रूल में कहा गया था ला में हो रहा हो, तो ये जो ला है, ठीक है, ये तो जो ता है ता अथवा दा है ये भी ला में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ला में जब ये परिवर्तित हो गया भाई साहब, जब ला में ये परिवर्तित हो गया तो ये बन गया उ, ये आधा ला हो गया, पीछे वाला लास हमने जोड़ दिया तो बन गया आपके उल्लास, ठीक है। यही तो बना है यहाँ, यही तो बना है ना कि भाई उत के उ तो ऐसे रख दिया, ता के स्थान पे आधा ला हो गया जो यहाँ पर रूल में कहा गया था कि ला में परिवर्तित हो जाता है, और पीछे वाला शब्द हमने जोड़ दिया तो उल्लास बन गया। तो उल्लास का संधि विच्छेद है उत धन लाभ, ठीक है, ये रूल है। और इसके बाद अगला देखिएगा महान धन लाभ। तो महान धन लाभ बराबर महालाभ होता है, क्या होता है महालाभ। तो भाई इसमें क्या रूल है कि यदि ना के बाद ला आएगा तो ये ना ला में परिवर्तित होगा, लेकिन किसके साथ, आपके अनुनासिक के साथ, अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदी के साथ। तो देख लीजिए कि महा तो हमने वैसे लिख दिया, महा तो हमने वैसे लिख दिया, ना के स्थान पे अनुनासिक हो गया मतलब चंद्रबिंदी हो गई, और उसके बाद आधा लाभ ही हो गया और पीछे वाला ये लाभ जुड़ गया तो महान लाभ बन गया, ठीक है। यही बना है ना, यही बना है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आ जाए कि महान लाभ में आपकी बता दीजिए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो तुरंत आप कहेंगे महान धन लाभ, करेक्ट है कि नहीं। भाई दो रूल मैंने आज आपको समझाए हैं, ज़्यादा नहीं समझाए क्योंकि आप लोग कहते भी हैं कमेंट बॉक्स में कि सर थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाइए, तो हमें भारी भी नहीं पड़ता है और सारी चीज़ें याद भी हो जाती हैं, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ा देते हैं, 30 मिनट मैंने पढ़ा दिया था तो बच्चों ने कहा था, तो मैंने कहा कि छोटे छोटे पढ़ाएंगे, दो दो रूल तीन तीन रूल कौन सा हमें दे रही है, तो धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई यहाँ पर देख लिया ना, समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ये दोनों रूल आप लोग कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये हमारा पेड मतलब व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाएंगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ से दोहरा लेना। चलिए फिर उम्मीद करता हूँ कि भाई ये संधि वाला चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। 4 क्लासें हो गई हैं जिसमें स्वर संधि कंप्लीट हो गई, व्यंजन संधि के 4 नियम हो गए। व्यंजन संधि में कुल 7 रूल आपको लिखाने हैं, तो भाई आपके 4 रूल हो गए, तो कल आपको 5वां 6वां और 7वां रूल लिखा दूंगा, तो व्यंजन संधि भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद होगी विसर्ग संधि। तो आप लोग जान लीजिए कि 4 के बाद एक 5वीं क्लास आएगी, फिर उसमें भी लगभग 3 क्लासें लगेंगी, तो आपकी 7 से 8 क्लासें लगेंगी संधि को कंप्लीट कराने में। लेकिन उसके बाद संधि के कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएंगे। और उसके बाद मैं एक लाइव मॉक टेस्ट लूंगा आपके लिए, एक लाइव मॉक टेस्ट लूंगा संधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, ठीक है। तो वो वाले प्रश्न आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां से आपकी टेस्टिंग हो जाएगी कि आपको कितना आया है। और उसके बाद आप लोग जो चैप्टर कहेंगे, समास पढ़ना चाहते हैं, छंद पढ़ना चाहते हैं, अलंकार रस क्या पढ़ना चाहते हैं, उस चैप्टर का भी वीडियो उसी तरीके से आपके लिए बनेगा। चलिए फिर उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।